नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में कुछ परिचय देने वाले हैं। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन पे कि बायोलॉजी होता क्या है। शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यानी कि ये हम लोग का दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी करते हैं। यानी कि साइंस का ऐसा ब्रांच यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सजीव, सबसे पहले हम लोग बात होता है कि सजीव होता क्या है। हम लोग सजीव किसको किसको बोलते हैं और किसको किसको सजीव नहीं बोलते हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग सजीव में कि सजीव क्या होता है। सजीव का मतलब होता है कि जिस जीव जंतु में रेस्पिरेशन होता हो या पाचन होता हो या उत्सर्जन होता हो या ग्रोथ होता हो या न्यूट्रिशन होता हो, ये 5 प्रक्रिया में से अगर 2 भी प्रक्रिया होता हो उस जीव में तो उस जीव को हम लोग सजीव का दर्जा देते हैं। आइए देखते हैं 5 कौन कौन सी प्रक्रिया है जो मनुष्य में आपका जीव में होनी चाहिए, तब हम लोग उसको सजीव का दर्जा देते हैं। सजीव लेते हैं। सजीव 5 क्या होती है, 5 प्रक्रिया का जिसके रूप में हम लोग कोई भी जीव को सजीव का दर्जा देते हैं। पहला, उस जीव के अंदर रेस्पिरेशन होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में कहा जाता है श्वसन होनी चाहिए। दूसरा, उस जीव में ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि उसमें वृद्धि होनी चाहिए। यानी अभी छोटा है तो कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उसको लोग बोलते हैं ग्रोथ। तीसरा प्रोसेस आपका इसमें एक्सक्रिएशन होनी चाहिए। एक्सक्रिएशन होनी चाहिए यानी कि उसमें उत्सर्जन होनी चाहिए। 4 नंबर हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि उस जीव में पोषण होता हो, यानी कि वो भोजन खाता हो। और 5 में हम लोग लेते हैं डाइजेस्टिव यानी कि पाचन, यानी कि ऐसा जीव जिसके अंदर रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव, अगर ये 5 प्रक्रिया में से अगर 2 भी प्रक्रिया कोई भी जीव में होता हो तो हम लोग उस जीव को सजीव का दर्जा देते हैं। यानी कि कोई भी जीव जिसके अंदर ये 5 प्रक्रिया में से अगर 2 भी प्रक्रिया होता हो तो उसे हम लोग सजीव का दर्जा देते हैं। जैसे पेड़ पौधा, देखिए पेड़ पौधा में आपका श्वसन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, डाइजेस्टिव नहीं होता है। हम बोले कि 5 प्रक्रिया में से अगर 2 भी प्रक्रिया होता हो तो हम लोग उस जीव को सजीव का दर्जा देते हैं। आते हम लोग जानवरों में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। उसमें श्वसन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, एक्सक्रिएशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है और आपका डाइजेस्टिव भी होता है। यानी कि जानवरों में ये 5 प्रक्रिया होती है, इसलिए हम लोग जानवरों को सजीव का दर्जा देते हैं। आते हम लोग मनुष्य में हम लोग 5 प्रक्रिया होती है, इसलिए मनुष्य को सजीव का दर्जा दिया जाता है। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपका ये मार्कर है। ये मार्कर क्या, ये सजीव हम इसको बोल सकते नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये 5 प्रक्रिया में से एक भी प्रक्रिया नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको निर्जीव का दर्जा देते हैं। ताकि इसके अंदर ना ही श्वसन होता है, ना ही ग्रोथ होता है, ना ही इसमें न्यूट्रिशन होता है, ना ही एक्सक्रिएशन होता है और ना ही डाइजेस्टिव होता है। यानी इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 10 साल के लिए तो ऐसा ही रखा रह जाएगा। ना इसका पाचन होगा, ना श्वसन होगा, ना उत्सर्जन होगा और ना ही आपका न्यूट्रिशन होगा, ना इसके अंदर हाइट बढ़ेगा ना हाइट कम होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निर्जीव का नाम देते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब चर्चा करेंगे सजीव के बारे में कि सबसे पहले ये जो सजीव है, चलिए छोड़िए, लेते हम लोग बायोलॉजी। यानी सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का नाम किन्होंने दिया था? सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का नाम लैमार्क और ट्रेविरेनियस नामक दो साइंटिस्टों ने मिलकर 1801 ईस्वी में दिया था। पहला साइंटिस्ट था आपका लैमार्क और दूसरा साइंटिस्ट था आपका ट्रेविरेनियस। ये दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया? दोनों मिलकर बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था। कब? 1801 ईस्वी में। यानी कि लैमार्क और ट्रेविरेनियस नामक दो साइंटिस्टों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द का नाम सबसे पहले दिया था। कब? 1801 ईस्वी में। लैमार्क आपका जर्मनी का रहने वाले थे और ट्रेविरेनियस आपका पोलैंड का रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग बायोलॉजी को कुल दो भागों में बांट देते हैं। हम लोग बायोलॉजी में कुल दो भागों में बांट देते हैं। पहला हम लोग बांटते हैं जूलॉजी, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, और दूसरा हम लोग बांटते हैं बोटेनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। यानी कि हम लोग बायोलॉजी को कुल मिलाकर दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जंतु विज्ञान के रूप में और एक पढ़ेंगे बोटेनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे कि वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि बोटेनी का फादर किन्हें कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लेते हैं बोटेनी का जो पिता है वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को। यानी वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने कुल मिलाकर 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया था। क्योंकि थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में कुल मिलाकर 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया था। यानी कि 500 किस्म के पौधों का साइंटिस्ट नाम दिया था और उसके बारे में अध्ययन किया था। इसीलिए थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम लोग आते हैं दूसरा नंबर कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में कुल मिलाकर 500 किस्म के जीव जंतुओं का वर्णन किया था। यानी कि 500 किस्म के जीव जंतुओं का साइंटिस्ट नाम दिया था और उसके बारे में अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु नामक वैज्ञानिक को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि अरस्तु के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी, तो उसका नाम आएगा हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में 500 किस्म के जीव जंतुओं का वर्णन किया था। यानी कि उसका साइंटिस्ट नाम दिया था। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जूलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद ये खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान। तो आगे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है जूलॉजी। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है जूलॉजी। हम लोग क्या करते हैं? ये जूलॉजी को कुल हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। इसको हम लोग कुल मिलाकर 3 भागों में बांट देते हैं।
पहला आपका होता है ह्यूमन बींग्स। सॉरी, इसको दो भागों में बांटते हैं। और इसका दूसरा भाग आपका है एनिमल किंगडम। यानी कि जंतु जगत, और इसका मतलब होता है मानव जाति। ह्यूमन बींग्स और एनिमल किंगडम, क्योंकि ह्यूमन यानी मानव जाति आपका जूलॉजी में ही आता है, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले बंदर था, और बंदर एक प्रकार का जानवर के रूप में जाना जाता है। जानवर हम किसमें पढ़ते हैं? जूलॉजी में पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स अलग और एनिमल किंगडम अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, मानव शरीर के बारे में। उसके बाद ये खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, क्योंकि ये भी आपका दो प्रकार का होता है। तो आप लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स में। हम लोग को पहला टॉपिक हम लोग का आएगा ह्यूमन बींग्स। मानव जाति। और आप ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति, और आप ये जानते हैं कि आपका जो मनुष्य का जो शरीर है एक कोशिका से मिलकर निर्माण होता है। यानी कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोशिका एक मनुष्य के शरीर की मूलभूत इकाई होती है। यानी कि जिससे मिलकर शरीर बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका यूनिट बोलते हैं, उसका इकाई बोलते हैं। यानी कि कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी का इकाई क्या होता है, तो आपका होगा कोशिका। तो यानी कि हमारा जो शरीर जो बन रहा है कोशिका से बन रहा है, यानी कि एक सेल से बन रहा है। किससे बन रहा है? एक सेल से बन रहा है, एक कोशिका से बन रहा है। यानी क्या होता है? देखिए, कोशिका आपका एक कोशिका होता है, ये क्या करता है? अपना डिवीजन करके ये दो कोशिका बना लेता है। फिर ये दो कोशिका अपना डिवीजन करके ये चार कोशिका बना लेता है, और ये फिर ये चार कोशिका अपना डिवीजन करके ये 8 कोशिका बना लेता है। और इस तरह से ये आपका डिवीजन करते करते क्या करता है? लाखों करोड़ों कोशिका का डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से क्या होता है? एक ऊतक का निर्माण करता है। एक ऊतक का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं हड्डी। एक ऊतक का निर्माण करती है, एक ऊतक का निर्माण करती है। यानी कि बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर हड्डी का निर्माण करती है, और बहुत सारा हड्डी आपस में मिलकर एक अंग का निर्माण करती है, और बहुत सारा अंग मिलकर एक ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हमने सेल पढ़ा कि सेल का डिवीजन हुआ। सेल अपने आप का डिवीजन करके किसका निर्माण किया? ऊतक का। यानी ऊतक बोलते हैं हड्डी। जो सबसे कठोर ऊतक हमारे ह्यूमन बॉडी का ये होता है हड्डी। तो यानी कि कोशिका अपना विभाजन किया तो हड्डियों का निर्माण किया, और बहुत सारा हड्डी अपना निर्माण आपका डिवीजन करके बहुत सारे अंगों का निर्माण करता है। और अंग क्या करता है? अपना अपना यानी कि डिवीजन करके आपका जो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन अपना आपस में मिलकर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती है। उस तरह हमारा क्या होता है? बॉडी का निर्माण होता है। तो हम आगे आते हैं, सबसे पहले सेल से देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल, हम लोग सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आता है कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन कहलाता है आपका साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन आपका कहलाता है साइटोलॉजी। यानी कि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी सिंपल से आपसे कोई पूछे कि आप किसके बारे में अध्ययन करके आए, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए कि हम लोग साइटोलॉजी के बारे में अध्ययन करके आए, यानी कि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सेल में कितना पार्ट होता है, कौन कौन सा इसका भाग होता है। ये मान लेते हैं हम लोग का एक सेल है, ये आपका एक सेल है। इसका आपका ये बाहरी भाग है, एक इसका अंदर में एक आपका झिल्ली होता है। ये आपका इसके अंदर में एक झिल्ली होता है, एकदम पतला पतला झिल्ली होता है। और यहां पे आपका इसका केंद्रक होता है, सेंटर होता है, ये आपका केंद्रक है। यानी कोशिका का कुल मिलाकर 4 भाग होता है। देखिए, कोशिका का जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। और इसका अंदर जो भाग होता है, जो हल्का जो पतला पतला झिल्ली रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका, कोशिका झिल्ली, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो आपका ये भाग है, ये भाग इसको लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, इसको लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये वाला हिस्सा बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये सबसे बीच में जब ये जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रक, तो बोलते हैं सेंटर, यानी कि केंद्रक। और इस तरह से आप जानते हैं कि आपका जो कोशिका जो होता है, जिसे हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की जरूरत चाहिए। यानी कि कोशिका जो होता है कुल मिलाकर इसका 4 भागों में बटा होता है। इसका जो बाहरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। उसके अंदर जो भाग होता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जब ये वाला भाग है, ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, यानी कि इंग्लिश को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, कोशिका द्रव्य। और जो सबसे बीच जो होता है सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर, यानी कि केंद्रक बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी बनाने वाले हैं इसका पार्ट 2। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।